दोस्तों, संकट मोचन परीक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ की है। जो भी प्रतियोगी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वो इन प्रश्नों को पढ़कर निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी ये वैकेंसीज आई नहीं हैं। आगामी 1-2 महीने में इनके आने की संभावना है, और यदि आप अभी से लग करके इनकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए देर न करते हुए तब अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 2 को आरंभ करते हैं। अभी इसके पहले श्रृंखला 1 में मैंने 25 तक कराया था, अभी 26वें प्रश्न से आरंभ हो रहा है। तो 26वां प्रश्न है हमारा, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कौन हैं? इनमें 4 ऑप्शन है, कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरि। तो इनमें से उपदेश रसायन रास के रचयिता अभी तक आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, जिनदत्त सूरि हैं। जिनदत्त सूरि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मतलब उन्होंने मौलिक रूप से इसकी रचना नहीं की है, बल्कि इसका अनुवाद किया है। तो इसमें से कौन सी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? इसमें ऑप्शन में है वैदिक हिंसा, हिंसा नवभवती, चंद्रावली, विद्या सुंदर और अंधेर नगरी। तो इनमें से आपका विद्या सुंदर जो है, विद्या सुंदर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अनुदित रचना है। केंद्रीय 28वां प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? तो 1960 में, 1959 में, 1963 में अथवा 1955 में केंद्रीय हिंदी सचिवालय परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1960 में। 29वां प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों को जोड़ करके, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में, 1600 में, 1570 में अथवा 1665 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइएगा कि इसकी स्थापना अष्टछाप की किसने की थी और कुल कितने कवि या रचनाकार इसमें शामिल थे, और ये किस शाखा से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथानक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथाओं में से एक है। इसका सन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस सन में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 31 है, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? विखंडनवाद जो हिंदी साहित्य में है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें है ऑप्शन रोनाल्ड बर्थ, देरिदा, स्पिनगॉर्न और रॉबर्ट पेन वॉरेन। तो इसमें से विखंडन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? देरिदा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक संहार और सैरंध्री। तो इनमें से कौन सी रचना है जो
महाभारत से संबंध नहीं रखती है। तो इनमें शक्ति जो है वो महाभारत से संबंधित रचना नहीं है। 33वां प्रश्न है, लिपियों का सही विकास क्रम बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो सूत्र लिपि, प्रतीक चित्र लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। दूसरा ऑप्शन है प्रतीक। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, जो सही ऑप्शन है वो आपको मैं बता देती हूँ। सही है, पहला है चित्र लिपि। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। इसका मैंने कूट नहीं दिया है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखने में इस तरह से सुविधा होगी। बाकी आप कूट तो अपने आप से लगा ही सकते हैं। तो ये चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। 34वां प्रश्न है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था पर कबीर का धर्मोपदेश। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, ये किसकी उक्ति है? तो इसमें ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। 35वां प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले, ये भी कथन से आपका प्रश्न लिया गया है। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, कथन किस विद्वान का है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपने अभी तक अपना आंसर गेस कर लिया होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वस्तुतः वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं। 36वां प्रश्न है आपका, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है केशवदास, पद्माकर, भूषण, सेनापति। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका जगत विनोद पद्माकर की रचना है। 37वां प्रश्न है, उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है? विभावना अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। तो ये अभी तक आपको पता चल गया होगा, ये दृष्टांत में होता है, विभावना में तो उल्टा होता है। आगे 38वां प्रश्न है आपका, निम्न काव्य पंक्तियाँ जो हैं, जो कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं उनको उनके रचयिता के साथ मिलान करना है। तो काव्य पंक्तियाँ आप देख लीजिए। पहले है, विश्व का मैं हूँ, मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, विश्वास मलय से मिलकर ग्रहपथ से टकराएगा, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। ये 4 पंक्तियाँ हैं और इधर चारों रचयिताओं के नाम लिखे हैं, प्रसाद, अज्ञेय, निराला और मुक्तिबोध। तो इनमें से विश्व का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये निराला जी की पंक्ति है। विश्व का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये कुकुरमुत्ता से लिया गया है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये प्रसाद जी की पंक्ति है। इसको मिलान कर लीजिए, विश्व का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये निराला जी की पंक्ति है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद प्रसाद जी की पंक्ति है। विश्वास मलय से मिलकर ग्रहपथ से टकराएगा, ये अज्ञेय जी की पंक्ति है। और मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की पंक्ति है। अब रीति ग्रंथ का तात्पर्य है, रीति ग्रंथ का क्या तात्पर्य है? लक्षण ग्रंथ, काव्यांग निरूपण ग्रंथ, दोनों अथवा दोनों में से कोई नहीं। तो रीति ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? रीति ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं और काव्यांग निरूपण ग्रंथ भी। तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन जो है दोनों
अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? ऑप्शन में है भोज, भामह, भरत मुनि, भवभूति। तो करुण को एकमात्र रस किसने माना है? तो वो भवभूति ने माना है। 41वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954, 1951, 1952 या 1956। तो नई कविता पत्रिका जो है कब प्रकाशित होना आरंभ हुआ था? तो 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। अब नीचे फिर सुमेलित करने वाला, मैंने इन सब में किसी में सुमेलित करने वाले में कूट नहीं दिया है। कूट आप ऐसे बना भी सकते हैं, इसलिए नहीं दिया है कि फिर अलग से मिलान करना पड़ेगा, फिर आपको टाइम लगेगा बनाने में। तो सुमेलित करना है। निबंध, इधर निबंधकार लिखे हुए हैं और इधर निबंध लिखा हुआ है। तो निबंधकारों में है जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और हरिशंकर परसाई। और इधर निबंध आपके दिए हुए हैं, निषाद बांसुरी, पगडंडियों का जमाना, साहित्य और संस्कृति, विचार प्रवाह। तो इसमें से जैनेन्द्र जी का जो निबंध है वो साहित्य और संस्कृति है। तो साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र जी का हो गया। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विचार प्रवाह निबंध की रचना की थी। कुबेर नाथ राय का आपको पता ही होगा, निषाद बांसुरी। निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय जी का है। अब हरिशंकर परसाई जी बच जाते हैं, तो उनका पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला आपका प्रश्न है 43वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में विक्रमी संवत और ईस्वी में बहुत कंफ्यूज करता है। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अगर सन वाला है, कुछ गड़बड़ी नहीं दिखती है, तो ऐसे लगा करके और चले आते हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, रीतिकाल की जो समय सीमा दी हुई है वो 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1643 विक्रमी से 1843 विक्रमी, 1650 से 1850 विक्रमी तक। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, पहले ये देख लीजिए, 1700 से 1900 विक्रमी तक। विक्रमी में ये लिखा हुआ है, और ये भी आपका सही होता 1643 विक्रमी से 1843 विक्रमी। ये सही तब होता जब यहाँ पर विक्रमी के जगह पर ईस्वी सन लिखा होता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। इसलिए ये दोनों सही हैं, तो कन्फ्यूजन में, जल्दीबाजी में मत पड़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44वां, प्रस्तुत पंक्तियों में असत्य कथन का, पंक्तियों के आधार पर, ये प्रश्न थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर असत्य कथन का चयन कीजिए। चमक बिजू घन गरज तरासा, विरह काल होई जीव गरासा। तो इन पंक्तियों के आधार पर इसमें क्या वर्णन है? तो विरह का मानवीकरण है, ये सत्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी सत्य है। और वियोग श्रृंगार का वर्णन है, ये भी सत्य है। लेकिन प्रकृति का इसमें आलंबन के रूप में चित्रण नहीं हुआ है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, मतलब यही असत्य कथन है। अब अगला प्रश्न है आपका, इनमें से नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है और है में आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो गोरखनाथ दिया है ऑप्शन में, नागार्जुन है, देवसेन है और जड़भरत है। आपको ऑप्शन देख करके पता चल गया होगा कि इसमें से नवनाथों में कौन नहीं है। तो गोरखनाथ नवनाथों में है, नागार्जुन भी हैं, जड़भरत भी हैं। तो इनमें से आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा देवसेन, क्योंकि ये नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था?
विशाल भारत है, रूपाभ है, सरस्वती है और हंस पत्रिका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से आप लगाइएगा। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपाभ में प्रकाशित हुआ था। तो ये रूपाभ, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो है रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, ये कौन सी प्रथम रिपोर्टाज जो है आप कमेंट में बताएंगे कि प्रथम रिपोर्टाज कौन सा था। 47वां प्रश्न है, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। हरिऔध की एक रचना है काव्योपवन, जिसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो 1907 है, 1899 ईस्वी है, 1909 है अथवा 1917 है। तो काव्योपवन का प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ये आज मैंने 47 प्रश्न तक कराया है। अब यहीं पर इसको बंद करते हैं। आगे का फिर आगे तीसरी श्रृंखला जो होगी उसमें आगे के प्रश्न। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।